इस लेक्चर के अंदर हम जेएस मिल को डिस्कस करेंगे। जेएस मिल के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स एंड फैक्ट्स हैं उनको हम इस वीडियो के अंदर डिटेल तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे या फिर कवर करने की कोशिश करेंगे। जेएस मिल मतलब कि जेएस मिल का पूरा नाम था जॉन स्टॉट मिल। उनका जन्म होता है 1806 में और 1873 में उनकी डेथ हो जाती है। वो लंदन के अंदर पैदा हुए थे, मतलब कि आज का जो यूके है या फिर ब्रिटेन जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे वो पैदा हुए थे। ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ जेरेमी बेंथम। तो वो जेरेमी बेंथम के स्टूडेंट थे। जेरेमी बेंथम उनके टीचर हुआ करते थे। जेरेमी बेंथम का जब नाम आपके दिमाग में आएगा तो आपके दिमाग में उनका कंसेप्ट भी आना चाहिए, यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म की जो फिलॉसफी है उसके फाउंडर किसको कहा जाता है? उसका फाउंडर जेरेमी बेंथम को कहा जाता है। तो जेरेमी बेंथम जो थे वो यूटिलिटेरियनिज्म के बहुत बड़े एक्सपोनेंट हुए। जेरेमी बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म क्या था उसको हम आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि वो जेरेमी बेंथम के स्टूडेंट थे और जेरेमी बेंथम का उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो क्योंकि लास्की ने कहा है कि एवरी थिंकर इज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, हर कोई थिंकर अपने टाइम का चाइल्ड होता है, मतलब कि उसके जो सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस होते हैं वो उसको इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, उसका टाइम उसको इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, वो कहाँ पे पैदा हुआ था, वहाँ की सिचुएशन कैसी थी, वो उसको इन्फ्लुएंस करने का काम करती है, उसके आइडियाज़ को शेप करने का काम करती है। और ख़ास तौर पे उसका उठना बैठना किन लोगों के साथ था, तो वो उसके आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। तो जेरेमी बेंथम उसके टीचर थे, तो इसलिए जेरेमी बेंथम का इन्फ्लुएंस जेएस मिल के ऊपर काफ़ी है। एक फेमस स्टेटमेंट है, इफ़ देयर इज एनी वन हु इज लिबरल इट इज मिल। तो ग्रे की एक स्टेटमेंट है, ग्रे एक फिलोसोफर है, उनका ये कहना है कि अगर कोई लिबरल है, अगर कोई यहाँ पे लिबरल है तो वो मिल है। तो मिल को जो है वो लिबरलिज्म का बहुत बड़ा प्रोपोनेंट माना जाता है। वो एक प्लूरलिस्ट थे, एक सोशलिस्ट थे, एक एलिटिस्ट थे, एक फेमिनिस्ट थे। किस तरीके से वो प्लूरलिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, एलिटिस्ट थे और फेमिनिस्ट थे, ये भी हम आगे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मिल वॉज स्टैंडिंग एट द क्रॉस रोड ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न लिबरलिज्म। तो मिल जो था ना वो क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ था, मतलब कि क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म के क्रॉस रोड पे मिल खड़ा था। क्लासिक लिबरलिज्म से मॉडर्न लिबरलिज्म के अंदर एक शिफ्ट आ रहा था, तो उसके बीच में मिल खड़ा था। इसलिए अगर मैं मिल की बात करूं तो उसके थॉट्स के अंदर काफ़ी इनकंसिस्टेंसी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि वो नेगेटिव लिबर्टी का भी सपोर्ट करता है, वो नेगेटिव लिबर्टी का भी सपोर्ट करता है और उसी के साथ साथ वो पॉजिटिव लिबर्टी का भी सपोर्ट करता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन है मिल के थॉट्स के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था, नेगेटिव लिबर्टी जो है वो उसका खत्म, नेगेटिव लिबर्टी से ये जो पॉजिटिव लिबर्टी है इसका ट्रेडिशन स्टार्ट हो रहा था। नेगेटिव लिबर्टी के अंदर हम क्या देखते हैं कि सरकार जो है, स्टेट जो है, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए या इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इंडिविजुअल की लाइफ में, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर। वहीं दूसरी ओर अगर मैं पॉजिटिव लिबर्टी की बात करूं तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि सरकार का पॉजिटिव इंटरफेरेंस होना चाहिए इंडिविजुअल की लाइफ में। तो कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव लिबर्टी का ट्रेडिशन उस वक्त खत्म हो रहा था और पॉजिटिव लिबर्टी का ट्रेडिशन स्टार्ट हो रहा था। नेगेटिव लिबर्टी वाले लोगों का ये मानना था कि सरकार का कोई हक नहीं बनता है एक इंसान की लाइफ में इंटरफेयर करने का, मतलब कि स्टेट जो है वो इंडिविजुअल की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। इंडिविजुअल क्या कर रहा है, इंडिविजुअल की इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, वो बिजनेस कर रहा है, वो प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहा है, सरकार का कोई रोल नहीं है इंडिविजुअल की लाइफ में। सरकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा इंडिविजुअल की लाइफ में और पर्टिकुलरली इंडिविजुअल के इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर। बट व्हेन इट कम्स टू पॉजिटिव लिबर्टी, तो पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि ये कहा जा रहा था कि सरकार का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होना चाहिए इंडिविजुअल की लाइफ में। जो लोग समाज के अंदर पीछे रह गए हैं उनको अपॉर्चुनिटी देगी सरकार। सो पॉजिटिव लिबर्टी का ट्रेडिशन स्टार्ट हो रहा था, इसलिए मिल दोनों के बीच खड़ा था। इसलिए मिल के थॉट्स के अंदर हमें इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। वो नेगेटिव लिबर्टी का भी सपोर्ट करता है एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट हाउ ही इज सपोर्टिंग पॉजिटिव लिबर्टी एज वेल। तो वो पॉजिटिव लिबर्टी का भी सपोर्ट करने लगता है बाद में। वो जेम्स मिल का सबसे बड़ा बेटा था। जेम्स मिल को आप सब लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। वो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन था, वो एक फिलोसोफर था। इंडिया के बारे में उसने बहुत जहर उगला है, भारत की हिस्ट्री को उसने बड़ा मैनिपुलेट करने का काम किया है। तो जेम्स मिल का बड़ा बेटा था जेएस मिल। जेएस मिल को कहा जाता है कि शुरुआत से ही उसको
किताबों की दुनिया में जो है वो डाल दिया गया था। जेम्स मिल जो थे वो 6 साल की उम्र में ही उसको कहा जाता है कि उसने कई सारी किताबें पढ़ ली थी। मिल जो था अपनी टीनेज के अंदर ही कुछ किताबें लिखता है और उसके बाद हम देखते हैं कि मिल 19-20 ईयर्स की एज में जो है वो मेंटल क्राइसिस के अंदर चला जाता है, वो डिप्रेशन के अंदर चला जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा उसको फिलोसोफर बनाने पे तुला हुआ था जेम्स मिल। तो जेएस मिल को जो है वो बचपन से ही किताबों की दुनिया सिखाई जा रही थी। अगर मैं जेएस मिल की बात करूं कि उसका वुमेन्स के ऊपर क्या कहना है, उसका वुमेन्स के ऊपर क्या पर्सपेक्टिव है, तो जेएस मिल जो है वो एक किताब लिखते हैं। किताब का नाम था सब्जुगेशन ऑफ वुमेन। ये जो किताब थी सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, जेम्स मिल ने अपनी पत्नी हैरियट टेलर के साथ मिलकर ये किताब लिखी थी। तो दोनों ने, हैरियट टेलर और जेएस मिल, दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर किताब लिखी जिसका नाम था सब्जुगेशन ऑफ वुमेन। इस किताब के अंदर वो वुमेन्स की जो सब्जुगेशन थी या फिर वुमेन्स का जो सप्रेशन था या फिर वुमेन्स का जो एक्सप्लॉइटेशन था उसको वो टैकल करते हैं और वो कहते हैं कि किस तरीके से वुमेन्स जो हैं आज समाज के अंदर डिसएडवांटेजेस सेक्शन है, वुमेन्स का किस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है समाज के अंदर। उनका ये कहना था कि ऑल फॉर्म ऑफ स्लेवरी इज एंडेड बट स्लेवरी ऑफ वुमेन इज कंटिन्यूइंग। उन्होंने कहा कि हर किस्म की गुलामी खत्म हो गई, लेकिन महिलाओं की गुलामी अभी भी चल रही है। वो चाहते थे कि वुमेन्स को जो है वो पब्लिक अफेयर्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ कर दिया जाना चाहिए, मतलब वुमेन्स भी पब्लिक स्फेयर के अंदर पार्टिसिपेट करें। इसका एडवांटेज क्या होगा, तो इसका एडवांटेज उन्होंने कहा कि एक तो ओवरऑल तरीके से वुमेन्स की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी और अपलिफ्टमेंट होगी वुमेन्स की। दूसरा एडवांटेज इसका ये भी था कि मैन विल बिहेव इन अ मोर सिविलाइज्ड मैनर एंड इट विल इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। उनका ये कहना था कि इंसान जो है, खास करके जो मर्द लोग हैं, वो एक सिविलाइज तरीके से जो है वो बिहेव करेंगे। मतलब कि जब महिलाएं भी पब्लिक स्फीयर के अंदर काम करती हैं तो जो मेन होते हैं ना, जो मर्द होते हैं ना, वो और सिविलाइज तरीके से जो है वो बिहेव करने लगते हैं और ये ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है उनकी उसको भी इम्प्रूव करता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो एक वर्क प्लेस है, एक होटल है जहाँ पे मर्द भी काम कर रहे हैं, महिलाएं भी काम कर रही हैं। तो जो मर्द होंगे वो एक सिविलाइज तरीके से काम करते हैं, वो गाली गलोच वहाँ पे नहीं करेंगे, एक अच्छा इन्वायरमेंट हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जहाँ पे सिर्फ मर्द होते हैं तो वहाँ पे आप देखना किस तरीके का माहौल होगा, गालियाँ निकालते हैं आपस में, तो एक तरीके के बारबेरियन हो जाते हैं इंसान उस वक्त, खास करके मर्द उस वक्त। तो हम देखते हैं कि जब महिलाएं भी अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन कर रही है या फिर कहीं काम कर रही हैं, मर्द भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मर्द जो है बड़े सिविलाइज तरीके से फिर काम करने लगते हैं। तो ये भी एक उसका एडवांटेज है। उसके बाद कुछ किताबें हैं जो जेएस मिल ने लिखी है, जैसे कि सबसे पहले है सिस्टम ऑफ लॉजिक, 1843 में ये आती है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में ये आती है। ऑन लिबर्टी 1859 में आती है। ऑन लिबर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है उनकी। उसी के साथ साथ कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 में आती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद यूटिलिटेरियनिज्म, ये यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर अपने थॉट्स देते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है। उसके बाद सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, मैंने आपको बताया हैरियट टेलर के साथ मिलके जो है वो ये किताब उन्होंने लिखी थी। हैरियट टेलर जो थी वो उनकी वाइफ थी। उसी के साथ साथ अगर मैं जेरेमी बेंथम की बात करूं जो कि उनके गुरु थे, उन्होंने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये भी आपको याद रखनी है। तो कुछ उनकी किताबें हैं, सिस्टम ऑफ लॉजिक है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ऑन लिबर्टी है, कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, यूटिलिटेरियनिज्म है एंड सब्जुगेशन ऑफ वुमेन है, जो कि उन्होंने इन कोलैबोरेशन विद हैरियट टेलर जो उनकी पत्नी थी उसके साथ मिलकर लिखी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये कुछ उनकी किताबें हैं। उसके बाद आइए हम डिस्कस करते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म एज अ फिलॉसफी किसको कहते हैं, तो इसके सबसे बड़े एक्सपोनेंट कौन थे? जेरेमी बेंथम थे। जेरेमी बेंथम जो हैं वो यूटिलिटेरियनिज्म के बहुत बड़े एक्सपोनेंट हुए। और खास करके अगर मैं जेरेमी बेंथम की बात करूं तो इनसे जो है वो कौन इन्फ्लुएंस होता है? जेएस मिल इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि जेएस मिल के ये जो है वो टीचर हुआ करते थे। क्या है यूटिलिटेरियनिज्म एज अ फिलॉसफी? यूटिलिटेरियनिज्म एज अ फिलॉसफी, इसका फोकस होता है मैन शुड डू व्हाट गिव हिम प्लेजर एंड शुड अवॉइड दैट गिव्स हिम पेन। तो इसका एक सिंपल सा फंडा ये है कि इंसान को वो चीज करनी चाहिए जो उसको मजा दे, प्लेजर दे, और उसको वो चीज नहीं करनी चाहिए जो उसको पेन दे, राइट, जो उसको दर्द दे, जो उसको दुख दे, जो उसको पीड़ा दे।
तो बेसिकली यूटिलिटेरियनिज्म का सिंपल सा फंडा ये है कि इंसान को वो सब करना चाहिए जिससे इंसान को इंसान को प्लेजर हासिल हो, और इंसान को वो सब नहीं करना चाहिए जिससे कि उसको पेन मिले, उसको दर्द मिले। तो इंसान को बेसिकली इंसान को अपने प्लेजर को जो है वो इंक्रीज करना चाहिए, अपना प्लेजर बढ़ाना चाहिए, जिंदगी में मजे करने चाहिए। इसीलिए यूटिलिटेरियनिज्म एज अ फिलॉसफी, इसको चारबाग फिलॉसफी जो थी इंडिया की, चारबाग फिलॉसफी, उसके साथ कंपेयर किया जाता है। क्योंकि चारबाग फिलॉसफी जो थी ये भी मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करती थी। इसका भी यही कहना था कि अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, इस दुख में, इस जन्म में तुम मजे से जियो, अगला जन्म पिछला जन्म किसी ने नहीं देखा है। तो ये जो चारबाग फिलॉसफी थी ना, फिलॉसफी थी इंडिया की, इसका मेन फोकस जो था वो मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स के ऊपर होता था। मतलब कि तुम गाड़ी, तुम लड़की, क्या बोलते, बंगला, शोहरत, दौलत, ये सब हासिल करो, तुम्हें अगर मज़ा मिल रहा है इससे। तो मतलब इस चीज़ के ऊपर तुम फोकस ना करो कि पिछले जन्म में क्या होगा, आगे अगले जन्म में क्या होगा। आज तुम बेहतर जियो, आज तुम मजे करो। उसी तरीके से यूटिलिटेरियनिज्म भी इससे सिमिलर है। यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर भी यही कहा जाता है कि इंसान को वो करना चाहिए जिससे उसको मजा आए, और उसको वो नहीं करना चाहिए जिससे उसको क्या हो, जिससे उसको दर्द मिले। 18th और 19th सेंचुरी में बड़ी पॉपुलर थी यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी। प्लेजर इज क्वांटिटेटिव टर्म एंड क्वालिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर ये कहा जाता है कि जो प्लेजर है, जो मजा है, ये क्वांटिटेटिव टर्म है, ये क्वालिटेटिव टर्म नहीं है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि पुष्पिन इज एज गुड एज पोइट्री, बेंथम का ये कहना है। बेंथम ये कहता है कि प्लेजर जो है ना, उसको क्वालिटी में हम मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। मतलब मुझे कितना मजा आया, मैं एक आइसक्रीम खाता हूं तो मुझे कम मजा आ रहा है, मैं 2 खाऊंगा तो मुझे और ज्यादा मजा आएगा। तो बेसिकली यहां पे कहा जा रहा है कि प्लेजर को हम क्वांटिटी में जो है वो नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो क्वालिटेटिव टर्म नहीं है। मतलब प्लेजर के अंदर क्वालिटी जैसा कुछ नहीं है। वो कहता है कि पुष्पिन जो है वो पोइट्री इतना ही अच्छा है, पुष्पिन एक खेल होता है, तो जितना मजा पुष्पिन खेलने में आता है उतना मजा ही पोइट्री सुनने में भी आता है। इसीलिए इसी फिलॉसफी को इसीलिए इसी चीज को जो है बाद में क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्योंकि यह कहा जाता है कि जो पुष्पिन है और जो पोइट्री है दोनों में फर्क है। मतलब कि जब इंसान क्या बोलते पोइट्री सुनता है तो उसको एक अलग लेवल का मजा आता है, और जब एक इंसान जो है वो पुष्पिन खेलता है तो उसको अलग तरीके का मजा आता है। एक इंसान को शायद एक आइसक्रीम खा के उतना मजा ना आए जितना मजा उसको किसी एक भूखे इंसान को आइसक्रीम देके आएगा। तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि क्वांटिटेटिव टर्म के ऊपर यहां पे फोकस किया जा रहा है। लेकिन इसको क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? इसको क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये कहा जाता है कि क्वालिटी भी एक एस्पेक्ट होता है प्लेजर का। फॉर एग्जाम्पल जो यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी है, जो जेरेमी बेंथम की फिलॉसफी है, उनका ये कहना है कि पुष्पिन जो एक खेल है वो पोइट्री इतना ही मजा देता है आपको। लेकिन जो लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं वो कहते हैं कि तुम क्या जानो पोइट्री की वैल्यू। मतलब शेक्सपियर की पोइम्स जब इंसान पढ़ता है, उसको समझता है, तो वो अलग ही लेवल की सेटिस्फैक्शन में चला जाता है। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि यहां पे प्लेजर का एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी होता है जो बेंथम ने इग्नोर कर दिया है या फिर यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर इग्नोर कर दिया गया है। क्योंकि एक इंसान जब किसी की मदद करता है तो उसको वो जो मजा आता है उसको हम मतलब कि सोच भी नहीं सकते हैं। तो वो एक क्वालिटेटिव क्या है, एस्पेक्ट है प्लेजर का। तो यहां पे इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि इसमें कहा जाता है कि सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के ऊपर फोकस होना चाहिए। नो डिफरेंस इन प्लेजर एंड पेन। यहां पे कहा जाता है कि प्लेजर और हैप्पीनेस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। प्लेजर और हैप्पीनेस दोनों चीजें सेम है, लेकिन इसको बाद में क्रिटिसाइज किया जाता है। यह कहा जाता है कि प्लेजर जो है ना वो आपकी बॉडी को सेटिस्फाई करता है, इससे बॉडी की सेटिस्फैक्शन मिलती है। लेकिन हैप्पीनेस से क्या होता है, सोल की सेटिस्फैक्शन मिलती है, आत्मा की सेटिस्फैक्शन मिलती है, राइट। प्लेजर इज मटेरियलिस्टिक। यहां पे कहा जाता है कि प्लेजर मटेरियलिस्टिक है, इसको हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और मेजर करने के लिए फैल्सिफिक कैलकुलस जैसी डिवाइसेस जो है वो जेरेमी बेंथम ने दी। तो जेरेमी बेंथम ने ये कहा कि फैल्सिफिक कैलकुलस का इस्तेमाल करके जो है हम प्लेजर को माप भी सकते हैं, उसको मेजर भी कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स। यहां पे कहा जाता है कि सरकार का कर्तव्य क्या होना चाहिए, सरकार की ड्यूटी क्या होनी चाहिए, स्टेट की ड्यूटी क्या होनी चाहिए कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस हो ग्रेटेस्ट नंबर्स की। मतलब मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम हैप्पीनेस मिले। तो सरकार अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, हम कहाँ से ये फाइंड आउट कर सकते हैं? हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसने क्या ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स
को मद्देनजर रखा है या फिर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस और ग्रेटेस्ट नंबर्स वाले प्रिंसिपल को फॉलो किया है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स है ये एक यार्डस्टिक है टू मेजर द एक्शंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट। मतलब कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर्स को ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को, मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम मजा मिलना चाहिए। ये सरकार का काम है। सरकार ने सही काम किया है, गलत काम किया है, ये कहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं? ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या उस सरकार ने मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम हैप्पीनेस दी है, क्या ग्रेटेस्ट नंबर्स को ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस दी है। तो सोल फोकस क्या है यूटिलिटेरियनिज्म का? सोल फोकस ये है कि इंसान को बस मजा आना चाहिए, प्लेजर जो है इंसान का बढ़ना चाहिए, इंसान को वो करना चाहिए जिससे कि उसका प्लेजर इनहेंस हो, प्लेजर इंक्रीज हो। प्लेजर का कोई क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं है, प्लेजर सिर्फ एक क्वांटिटी है। ज्यादा मजा या कम मजा हो सकता है, लो प्लेजर या हाई प्लेजर हो सकता है, लेकिन प्लेजर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में नहीं जा सकता। मतलब प्लेजर की कोई क्वालिटी नहीं हो सकती है। प्लेजर ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। मान लो एक आइसक्रीम खाने से आपको कम प्लेजर मिला, 2 खाने से ज्यादा मिला। यह कहा जा रहा है कि ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, मतलब क्वांटिटी के ऊपर मैटर करता है। कम क्वांटिटी से आपको कम मजा आया, ज्यादा क्वांटिटी से ज्यादा मजा आया। लेकिन जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं उनका ये कहना है कि भाई मुझे शायद आइसक्रीम खा के उतना मजा ना आए जितना मुझे किसी को दान करने से आ जाएगा। वो जो मैंने दान किया है वो मेरी आत्मा को सेटिस्फाई करता है। मैंने खुद खाया जो आइसक्रीम वो मेरी बॉडी को सेटिस्फाई करता है। सो इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। इसी यूटिलिटेरियनिज्म को कहा जाता है कि ये एक पिग्स फिलॉसफी है। पिग्स फिलॉसफी का मतलब क्या हुआ? कार्लाइल ने ये कहा है कि यूटिलिटेरियनिज्म एक पिग्स फिलॉसफी है। मतलब कि जैसे एक सूअर होता है ना, जैसे एक सूअर अपने आप को खुश करने में लगा होता है। सूअर का अल्टीमेट पर्पस ये होता है कि अपना पेट भरना है, अपना प्लेजर जो है उसको इंक्रीज करना है। तो सूअर के लेवल पे इंसान को ये डिग्रेड कर देती है। ये इंसान को जो है ना, ह्यूमन बींग्स को जो है ना, वो सूअर के लेवल पे ले आती है। मतलब कि ह्यूमन बींग्स जो है वो किस लेवल पे आगे हैं? वो पिग के लेवल पे आगे हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक सूअर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अपना पेट भरना होता है, अपना प्लेजर एंजॉय करना होता है। इसी तरीके से एक इंसान को भी ये किस लेवल पे ले आई है? पिग्स के लेवल पे ले आई है। क्योंकि यहां पे ये कहा जाता है कि जैसे J.S. मिल का ये कहना है कि इट इज बेटर टू बी सॉक्रेटिक डिससेटिस्फाइड देन फूल सेटिस्फाइड। मतलब कि ये बेहतर होगा कि एक बेवकूफ इंसान सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन ये बेहतर होगा कि सॉक्रेटिस जो है वो सेटिस्फाई ना हो, लेकिन एक फूल इंसान, एक बेवकूफ इंसान सेटिस्फाई हो जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर एक बेवकूफ सेटिस्फाई भी हो जाता है तो इसका क्या ही मतलब बनता है। लेकिन अगर सॉक्रेटिस को आप जानते हैं ना, बहुत महान आदमी हुआ, लेकिन सॉक्रेटिस अगर डिससेटिस्फाई भी होता है तो ये बेटर है। तो यहां पे इसी तरीके से मिल जो करते हैं, J.S. मिल क्या करते हैं? मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं यूटिलिटेरियनिज्म को, या फिर यूटिलिटेरियनिज्म को हम बेंथमिज्म भी कहते हैं। तो वो यूटिलिटेरियनिज्म को या फिर बेंथमिज्म को क्या करते हैं? मॉडिफाई करने का काम करते हैं। इसको मॉडिफाई करने का काम करते हैं क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि यूटिलिटेरियनिज्म इंसान को जो है वो पिग्स के लेवल पे ले आ रहा है। इसको पिग्स फिलॉसफी कह दिया कार्लाइल के द्वारा। तो इसलिए मिल ने क्या किया? अपने गुरु की जो उस वक्त क्रिटिसिज्म हो रहा था, जो आलोचना हो रही थी उनके गुरु जेरेमी बेंथम की, उसको डिफेंड करने के लिए J.S. मिल ने क्या किया? मॉडिफाई कर दिया यूटिलिटेरियनिज्म को। कैसे मॉडिफाई किया? उन्होंने कहा कि प्लेजर जो होता है वो क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। तो प्लेजर को उन्होंने डिफाइन किया। पहले उन्होंने प्लेजर को डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि प्लेजर क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है। उन्होंने कहा कि प्लेजर जो है ना वो आपकी बॉडी को सेटिस्फाई करता है, लेकिन हैप्पीनेस जो है वो आपकी सोल को सेटिस्फाई करती है। सो प्लेजर आपकी बॉडी की सेटिस्फैक्शन करता है और हैप्पीनेस जो है वो आपकी सोल की सेटिस्फैक्शन करती है। तो हैप्पीनेस जो है वो आपकी सोल को सेटिस्फाई करती है और प्लेजर आपकी बॉडी को सेटिस्फाई करता है। उन्होंने कहा कि प्लेजर इज क्वालिटेटिव एंड हेंस कैन नॉट बी मेजर्ड। उन्होंने कहा कि प्लेजर क्वालिटेटिव होता है, इसलिए इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। हम मेजर नहीं कर सकते हैं कि एक पोइम पढ़ के, एक फिलॉसफी की किताब पढ़ के हमको कितना मजा आया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारा फैल्सिफिक कैलकुलस है ना, फैल्सिफिक कैलकुलस, जो कि एक डिवाइस दी थी किसके द्वारा? एक डिवाइस दी थी जेरेमी बेंथम के द्वारा प्लेजर को मेजर करने की। उन्होंने कहा ये यूजलेस है, क्योंकि प्लेजर को जो है वो क्या नहीं किया जा सकता है? मेजर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो एक
क्वालिटेटिव टर्म है। उसके बाद उन्होंने कहा इट इज़ बेटर टू बी सॉक्रेटिक डिससेटिस्फाइड देन फूल सेटिस्फाइड। उन्होंने कहा कि अगर सॉक्रेटिस जो है वो डिससेटिस्फाई भी है, लेकिन वो बेटर है कि एक फूल सेटिस्फाई हो जाए उससे। मतलब अगर एक बेवकूफ़ इंसान खुश भी हो जाए, सेटिस्फाई भी हो जाए, तो इससे बेटर है कि एक सॉक्रेटिस जो है वो डिससेटिस्फाई हो जाए। मतलब कि एक महान इंसान के डिससेटिस्फाई होने से अच्छा है, मतलब एक महान इंसान का डिससेटिस्फाई होना अच्छा है एक बेवकूफ इंसान के सेटिस्फाई होने से। इट इज बेटर टू बी अ मैन डिससेटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड। उन्होंने कहा कि एक सुअर के सेटिस्फाई होने से अच्छा है एक इंसान डिससेटिस्फाई रहे। तो उन्होंने कहा कि सुअर का क्या है, मतलब सुअर के सेटिस्फाई होने से अच्छा है कि एक इंसान जो है वो अनसेटिस्फाइड रहे, वो डिससेटिस्फाइड रहे। ये जेएस मिल का कहना था। उन्होंने कहा आई एम द पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर। मिल ने कहा कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जिसने अपने टीचर को ही डिनाई कर दिया, मतलब कि उसने यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी को पूरे तरीके से ही चेंज कर दिया। इसलिए कहा जाता है दैट इन ऑर्डर टू मॉडिफाई यूटिलिटेरियनिज्म मिल हैज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द वेरी इसेंस ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। ये कहा जाता है दैट वाइल मॉडिफाइंग यूटिलिटेरियनिज्म मिल हैज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द बेसिक स्ट्रक्चर एंड इसेंस ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। मतलब कि पूरा जो इसेंस था ना, स्ट्रक्चर जो था यूटिलिटेरियनिज्म का, उसी को क्या कर दिया जेएस मिल ने, उसी को खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म का जो मेन प्रिंसिपल था वो था कि जो प्लेजर मिले उसको जो है इंसान को वो करना चाहिए, जो प्लेजर मिले, जिससे प्लेजर मिले, जिससे पेन मिले उसको अवॉइड करना चाहिए। प्लेजर जो है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, लेकिन मिल ने उसको पूरे तरीके से चेंज कर दिया। इसलिए मिल को कहा जाता है कि मिल ने अपने गुरु को जो है, गुरु का जो यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल था उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन मिल ने कहा कि आई एम द पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर, कि मैं वो स्टूडेंट हूं जिसने अपने मास्टर को, अपने टीचर को ही पूरे तरीके से क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जेएस मिल का लिबर्टी के ऊपर क्या पर्सपेक्टिव था। तो जब मैं जेएस मिल का लिबर्टी के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता हूं तो उनकी एक किताब आती है, उस किताब का नाम था ऑन लिबर्टी। वो 1859 में आती है और उसके अंदर जेएस मिल ने डिटेल्ड व्यू दिया है लिबर्टी का। डिटेल तरीके से उन्होंने लिबर्टी को यहाँ पे डिस्कस किया है। लिबर्टी होती क्या है? लिबर्टी लिबरलिज्म की एक कोर वैल्यू है जहाँ पे इंसान की स्वतंत्रता की बात की जाती है। अब लिबर्टी नेगेटिव लिबर्टी होती है, पॉजिटिव लिबर्टी होती है। नेगेटिव लिबर्टी के अंदर कहा जाता है कि सरकार को एक इंसान क्या कर रहा है उसकी लाइफ के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर पॉजिटिव लिबर्टी के द्वारा ये कहा जाता है कि सरकार को पॉजिटिवली इंसान की लाइफ के अंदर जो है वो इंटरफेयर करना चाहिए। तो ये जो लिबर्टी है इसके ऊपर उन्होंने डिटेल्ड व्यू अपना दिया है अपनी किताब के अंदर, ऑन लिबर्टी के अंदर। जैसे कि ग्रे ने कहा था इफ़ देयर इज़ एनीवन हु इज़ लिबरल इट इज़ मिल, कि अगर कोई लिबरल है तो वो मिल है। पर्पस ऑफ लाइफ इज़ हैप्पीनेस एंड देयर इज़ नो हैप्पीनेस विदाउट लिबर्टी। जेएस मिल का ये कहना था कि इंसान की लाइफ का पर्पस होता है कि उसको खुशी मिले, हैप्पीनेस मिले, और इंसान को बिना लिबर्टी के, बिना स्वतंत्रता के कभी भी हैप्पीनेस नहीं मिल सकती है। व्हेन स्टेट डिनाइज लिबर्टी टू पीपल इट मीन्स इट इज़ नॉट गिविंग देम अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। Ultimately, state is harming itself by denying liberty and freedom to its people. So, सरकार उसका जेएस मिल का ये कहना था कि जब स्टेट लोगों को लिबर्टी नहीं देती है, जब स्टेट लोगों को लिबर्टी डिनाई कर देती है, इसका मतलब ये है कि लोगों को वो लोगों की डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है। मतलब कि जब लोगों को लिबर्टी नहीं दी जाती है स्टेट के द्वारा, इसका मतलब ये है कि लोगों के पास अपने आप को डेवलपमेंट, अपने आप को डेवलप करने के लिए कोई क्या नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। लोग अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिबर्टी से इंसान की ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है। तो जेएस मिल का ये कहना था कि अगर सरकार एक इंडिविजुअल को लिबर्टी नहीं देती है, इसका मतलब ये हुआ कि वो इंसान को अपनी डेवलपमेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है, और अल्टीमेटली यहाँ पे सरकार जो है वो अपने आप को ही हार्म कर रही है, अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि जब इंसान डेवलप नहीं हो पाएगा तो स्टेट कैसे डेवलप हो पाएगी? जेएस मिल ने कहा नो स्टेट बिकम्स ग्रेट बाय डॉर्फिंग इट्स ओन इंडिविजुअल। कोई भी स्टेट जो है वो ग्रेट नहीं बन सकती है उसके इंडिविजुअल को डॉफ करने से या फिर उनको लिबर्टी ना प्रोवाइड करने से। जेएस मिल अपना एक हार्म प्रिंसिपल देते हैं। उस हार्म प्रिंसिपल के अंदर वो जो इंसान का एक्शन होता है उसको दो तरीके से डिवाइड करते हैं। वो कहते हैं एक होता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और एक होता है अदर रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन जो है वो इंसान के रिलेटेड है। अदर रिगार्डिंग एक्शन एक ऐसा एक्शन है जिससे कि बाकी लोग भी इफेक्ट होते हैं, अदर्स भी अफेक्ट होते हैं, राइट। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन जो है वो एक इंडिविजुअल तक ही सीमित है, उससे बाकी लोग अफेक्ट नहीं होते हैं।
जेएस मिल ने कहा कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन के अंदर जो है वो इंडिविजुअल को कंप्लीट फ्रीडम मिलनी चाहिए। मतलब कि वो एक्शन जिसमें इंडिविजुअल जो है वो एक्शन जो इंडिविजुअल तक ही सीमित है। फॉर एग्जांपल मैं एक कमरे में बैठ के रात को 10 बजे के बाद दारू पी रहा हूँ और मैंने मतलब धीमी धीमी आवाज़ में गज़ल लगा के रखी हुई है और मैं मज़े से दारू पी रहा हूँ और उसके बाद मैं सो जाता हूँ। ये मेरा सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है। इससे दूसरों के ऊपर कोई नुकसान या दूसरों के ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं रात को 200 की स्पीड से गाड़ी चलाता हूं और 2-3 इंसान को कुचल देता हूं, ये मेरा अदर रिगार्डिंग एक्शन है। इससे मेरे एक्शन से बाकी लोगों को नुकसान हो रहा है। यहां पे ये कहा गया है कि जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है वहां पे इंडिविजुअल के पास कंप्लीट फ्रीडम है। यहां पे स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। स्टेट जो है यहां पे इंटरफेयर नहीं कर सकती है। लेकिन जो अदर रिगार्डिंग एक्शन है, मतलब वो इंडिविजुअल का एक्शन जिससे कि बाकी समाज, बाकी लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, वहां पे स्टेट इंटरफेयर कर सकती है और वहां पे नेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि तुम दारू अपने कमरे में बैठ के पी रहे हो, इट्स ओके, बट अगर तुम दारू पी के मोहल्ले में जाके गाली गलोच कर रहे हो, इट्स नॉट ओके। ये फिर तुम्हारा अदर रिगार्डिंग एक्शन हो जाता है। तुम जो है वो 200 से ज्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते हो और उसके लिए तुम्हारे लिए कुछ रूल्स सेट कर दिए गए हैं। ये है नेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस। तो सरकार कुछ नेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है अदर रिगार्डिंग एक्शन में। मतलब तुम 200 से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते हो, तुम शराब पी के गालियां नहीं निकाल सकते हो किसी को। लेकिन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन जो है, जो एक्शन तुम तक सीमित है, तुम्हारे अपने तक सीमित है, वहां पे तुम्हें कंप्लीट फ्रीडम है, तुम्हें कोई रोक वहां पे नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन जेएस मिल ने कहा कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन के अंदर भी रोक लगाई जा सकती है अगर इंडिविजुअल अपने आप को ही हार्म कर रहा है। मान लो इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा है, इंडिविजुअल जो है अपने आप को बर्बाद कर रहा है, इंडिविजुअल जो है वो किसी कुएं में छलांग लगा रहा है, इंडिविजुअल किसी दरिया में छलांग लगा रहा है, या फिर इंडिविजुअल किसी एक ऐसे पुल के ऊपर चल रहा है, ब्रिज के ऊपर चल रहा है जो गिरने वाला है, तो वहां पे सरकार इंडिविजुअल को रोक सकती है, सरकार वहां पे इंटरफेयर कर सकती है, क्योंकि इससे क्या होगा, इंडिविजुअल की लाइफ को थ्रेट होगा। अब बार्कर ने यह कहा कि मिल इज द प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी। मिल जो है ना वो एम्प्टी लिबर्टी का प्रॉफिट है। मतलब कि उसने ये जो अपना हार्म प्रिंसिपल दिया ना, उसके अंदर उसने कहा कि उसने हार्म प्रिंसिपल देते हुए मतलब लिबर्टी को खत्म ही कर दिया। कैसे खत्म कर दिया? यहां पे भी सरकार इंटरफेयर करेगी अदर रिगार्डिंग एक्शन में, और सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में भी उसने क्या दे दिया एक क्लू दे दिया सरकार को इंटरफेयर करने का, स्टेट को इंटरफेयर करने का, कि अगर इंसान की लाइफ को थ्रेट है तो सरकार जो है वो इंटरफेयर कर सकती है। अब इंसान की लाइफ को थ्रेट है, इसके बेसिस के ऊपर सरकार जो है वो कहीं भी इंटरफेयर कर सकती है। सरकार ये कह सकती है कि ये इंसान को नहीं करना चाहिए। सरकार जब इंटरफेयर करेगी इंडिविजुअल की लाइफ में सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन के अंदर, तो सरकार कहेगी कि ये इंसान की लाइफ को थ्रेट है। तो इस बेसिस के ऊपर क्या किया जेएस मिल ने, सरकार को जो है वो अनलिमिटेड पावर दे दी यहां पे, या फिर सरकार को जो है वो यहां पे इंटरफेरेंस करने की पावर दे दी। इसलिए बार्कर ने ये कहा कि मिल जो है वो प्रॉफिट है एम्प्टी लिबर्टी का। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जेएस मिल का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर क्या कहना था। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है किसके द्वारा, जेएस मिल के द्वारा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वो सारी जो लिबर्टीज होती हैं उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। उनका ये कहना था कि ऑल साइलेंसिंग इज एन असम्पशन ऑफ इनफॉलिबिलिटी। उन्होंने कहा कि सभी को साइलेंस करना, मतलब कि सभी को चुप करवा देना, इसका मतलब ये हुआ कि तुम ये मान के चल रहे हो कि तुम कभी भी गलत नहीं हो सकते हो। मतलब किसी इंसान को चुप करवा देना, इसका मतलब ये है कि तू ये सोच रहा है कि तू ही सही है, वो सही नहीं हो सकता है। तो जेएस मिल का ये कहना था कि हो सकता है कि दूसरा इंसान भी सही हो, तुम गलत हो, लेकिन अगर तुम किसी को चुप करवा देते हो, इसका मतलब ये हुआ कि तुम ये मान के बैठे हुए हो कि तुम कभी भी गलत नहीं हो सकते हो और तुम ही सही हो और दूसरा इंसान गलत नहीं, दूसरा इंसान सही नहीं है। उन्होंने कहा कि आउट ऑफ ऑल लिबर्टीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है सभी लिबर्टीज में से। अगर स्टेट आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डिनाई करती है, अगर आपको नहीं देती है, इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट आपको ह्यूमंस की तरह ट्रीट नहीं कर रही है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ही एक ऐसी स्पीशीज है, आउट ऑफ ऑल स्पीशीज ह्यूमन बींग्स
आर द ओनली स्पीशीज जिनके जो बोलना जानते हैं, जो बोल सकते हैं। और अगर तुम इंसानों को ही बोलने का अधिकार नहीं दे रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हो। और वो सरकार, वो राज्य जो इंसान को बोलने का अधिकार नहीं देता है, इसका मतलब यह हुआ कि वो राज्य इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है, क्योंकि इंसान मात्र एक ऐसी प्रजाति है जो बोलना जानती है। इसलिए अगर इंसानों को बोलने का अधिकार नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि तुम इंसानों को इंसान ही नहीं समझ रहे हो। इफ ऑल बट वन हैज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मेजॉरिटी शुड लिसन टू दैट पर्सन। जेएस मिल का यह कहना था कि सारे लोगों में से अगर मेजॉरिटी में से कोई भी एक इंसान ऐसा है जिसका ओपिनियन के अंदर डिफरेंस है, मतलब जिसका डिफरेंट ओपिनियन है, मतलब डाइसेंट है, जो डाइसेंट अरेज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1000 इंसान है, 1000 लोग हैं, सभी का कहना है कि सूरज जो है वो पश्चिम से चढ़ता है, लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसका कहना है कि सूरज जो है वो पूरब से चढ़ता है। तो तुम उस इंसान की बात भी सुनो, तुम उस इंसान को चुप मत करवाओ। कहने का मतलब ये है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, और एक कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो उस एक इंसान की बात भी सुननी चाहिए। क्योंकि क्या पता, ट्रुथ तो कहीं से भी आ सकता है ना, सच्चाई कहीं से भी बाहर आ सकती है, तो उसकी आवाज़ भी सामने आनी चाहिए। अगर वो सही होगा तो इसका मतलब ये है कि ट्रुथ प्रिवेल कर रहा है, राइट। और अगर वो गलत होगा तो तुम्हें ये लगने लगेगा कि भाई ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये सही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी को भी चुप नहीं करवाया जाना चाहिए। जेएस मिल के द्वारा ये कहना था कि इफ वी विल नॉट एक्सेप्ट द टायरेनी ऑफ वन पर्सन ऑन मेजॉरिटी, हेंस टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड ऑन वन पर्सन। उनका ये कहना था कि अगर हम एक इंसान का अत्याचार या एक इंसान की डिक्टेटरशिप किसी मेजॉरिटी ऑफ लोगों के ऊपर इंपोज नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों की डिक्टेटरशिप या टायरेनी भी हम एक इंसान के ऊपर इंपोज नहीं कर सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि जैसे एक मेजॉरिटी जो है वो एक इंसान की डिक्टेटरशिप या तानाशाही या टायरेनी या अत्याचार अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, इसी तरीके से एक मेजॉरिटी की तानाशाही अत्याचार भी एक इंसान के ऊपर एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो उनका ये कहना था कि एक इंसान जो है, सिंगल अगर पर्सन भी अगर डिफरेंस है उसके ओपिनियंस के अंदर, तो उसके ओपिनियन को भी सुना जाना चाहिए। तो इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वो सबसे ज़्यादा अहमियत देते थे। उसके बाद मिल एंड डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे मिल के? तो मिल जो है वो डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते थे। उनकी एक किताब है द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जिसके अंदर वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का जो है सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। उनका कहना था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो आइडियल फॉर्म है, वो सबसे बेस्ट फॉर्म है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म कौन सी है? वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी उन्हीं देशों के लिए चलेगी जो छोटे छोटे देश हैं, जो स्मॉलर नेशंस हैं। वहाँ पे इजली मतलब वहाँ पे इजी होगा ना इकट्ठे बैठ के फैसला लेना, मतलब सारे लोगों का मिलके फैसला लेना। लेकिन बड़े बड़े देशों में जो लार्जर कंट्रीज हैं, वहाँ पे सारे लोगों का एक जगह पे बैठ के सारे लोगों का फैसले लेना, पॉलिसीज बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो कहते थे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट प्रैक्टिकेबल गवर्नमेंट है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे तुम अपने नुमाइंदे चुनते हो और वो नुमाइंदे जो हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, वो लीडर्स जो हैं, आपके बिहाफ के ऊपर फैसले लेते हैं। उनका ये कहना था कि डेमोक्रेसी इज नॉट सूटेबल वेयर पीपल आर नॉट सिविलाइज्ड, फॉर एग्जाम्पल कॉलोनीज। उनका ये कहना था कि डेमोक्रेसी वहाँ पे काम नहीं करेगी जहाँ पे लोग सिविलाइज नहीं हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे लोग सिविलाइज नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी ओनली वेयर पीपल आर सिविलाइज्ड एंड नॉट इन द कॉलोनीज। उन्होंने कहा कि कॉलोनीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वेस्टर्न यूरोप जैसे देशों के अंदर ही डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोग सिविलाइज्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, मैनर्स हैं उनके अंदर, रीजन है, लॉजिक है। लेकिन कॉलोनीज जो है एशिया की, अफ्रीका की, लैटिन अमेरिका की, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो बारबेरियंस हैं, वो अनपढ़ हैं, वो जाहिल हैं, वो इग्नोरेंट हैं, वो अनसिविलाइज्ड हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए जेएस मिल वाज रिलक्टेंट टू प्रोवाइड डेमोक्रेसी टू एशियन, अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। According to J.S. Mill, that democracy should not be given to Africans, Asians and Latin Americans, and particularly to colonies, because the people living in colonies, the people living in Asia, Africa and Latin America, they lack reason. They are barbarian peoples. They do not have reason. They do not have logic. They do not know how to vote.
and particularly he said that the people of Asia, Africa and Latin America are uneducated, they are uncivilized, they are not civilized people, hence the democracy should not be given to these nations, to these countries, and this is the civilizational duty of Britishers to rule colonies, to rule ignorant peoples, to make these people civilized. So these were the words of J.S. Mill, John Stuart Mill. He said that this is the civilizational duty of Britishers. This is the white man's burden, that they will rule the colonies. They will, civilize the people of colonies. They will civilize the people of Asia, Africa and Latin America. Because the people of Asia, Africa and Latin America are ignorant and barbarians. ये कहना था जेएस मिल का. जेएस मिल कहता था कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के लोग अनपढ़, जाहिल होते हैं, कुछ पता नहीं होता, इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलने चाहिए, इनको वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, और जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं उनका ये एक सिविलाइजेशनल ड्यूटी है, भगवान ने उनको भेजा है कि इन लोगों को रूल किया जाए, इन लोगों के अंदर रीज़न नहीं है, इग्नोरेंट है ये लोग, इन लोगों को सिविलाइज किया जाए, ये गोरे लोगों का बर्डन है तुम्हारे ऊपर कि वो तुम्हें रूल कर रहे हैं, तुम्हें सिविलाइज कर रहे हैं। इसीलिए सीएल बेपर ने ये कहा कि मिल इज रिलक्टेंट डेमोक्रेट। मिल जो है वो रिलक्टेंट डेमोक्रेट है, क्योंकि वो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका आला कंट्रीज को जो है वो डेमोक्रेसी नहीं दे रहा है, वो थोड़ी सी कंट्रीज को ही डेमोक्रेसी दे रहा है। मोर ओवर मिल हैज एडवोकेटेड लिमिटेड वोटिंग राइट सिस्टम एंड प्लूरल वोटिंग सिस्टम। मिल ने कहा कि लिमिटेड वोटिंग राइट होना चाहिए, मतलब सारे लोगों के पास वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि किसको वोट करना है, उनके अंदर एजुकेशन नहीं होती, रीज़न नहीं होता, लॉजिक नहीं होता। और प्लूरल वोटिंग राइट सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस किया। उसने कहा कि जो एजुकेटेड लोग हैं उनको ज़्यादा वोट्स मिलने चाहिए, एक से ज़्यादा वोट मिलने चाहिए, जो जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है उनको एक से ज़्यादा वोट मिलना चाहिए, मतलब मल्टीपल वोट्स उनको मिलने चाहिए। और उसी के साथ साथ वुमेन्स को भी वोट देने का उसने बात की। उसने कहा कि वुमेन्स के पास भी अधिकार होना चाहिए वोट करने का। आपको क्या ये पता है कि जेएस मिल जो था वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहा है ब्रिटेन के अंदर। सो दिस इज हाउ ही हैज़ एक्सप्लेन डेमोक्रेसी। उसके डेमोक्रेसी के ऊपर व्यूज़ हमने देखे। दिस इज़ व्हाट जेएस मिल हैज़ सेड, और इस तरीके से हम जेएस मिल का ये जो सारा का सारा कंसेप्ट था उसको हम डिस्कस करते हैं। इस तरीके से हम जेएस मिल के जितने भी कंसेप्ट थे और फैक्ट्स थे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसी के साथ साथ आपको ये याद रखना है कि एक थिंकर हैं, उनका नाम है सीवी मैकफर्सन। सीवी मैकफर्सन का ये कहना है, सीवी मैकफर्सन ने कहा कि जो मिल की डेमोक्रेसी थी वो एक डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी थी। सो मिल्स डेमोक्रेसी इज डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी। तो मैकफर्सन ने ये कहा है कि जो मिल की डेमोक्रेसी है वो डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी है, ये आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलेंगे आपके साथ एक नए थिंकर को लेके। हमारे नए थिंकर हैं आई थिंक जॉन रॉल्स, हमारे नए थिंकर हैं कार्ल मार्क्स, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।